हेलो गाइस, कैसे हो। मेरा नाम मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं एम एस स्टडी यूट्यूब चैनल। ओके, आज करेंगे हम अपना केमिस्ट्री का सेकंड मतलब थर्ड पार्ट। केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पहले वाले दिन हो गया था, कल अपना स्टेट ऑफ मैटर चल रहा था। तो स्टेट ऑफ मैटर में कल अपन ने थोड़े ही टाइम की क्लास ली थी। आज उस स्टेट ऑफ मैटर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिएगा आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कल जो अपन ने क्लास में पढ़ा था ना, उसकी बात कर लेते हैं और बाद में आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा आज की क्लास की बात करने से पहले कल की क्लास की बात कर लेते हैं। देखिए, कल अपन ने पढ़ा था दो चीजें। एक पढ़ी थी IMF केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था। पहला क्या IMF और दूसरा पढ़ा था IMFR। ठीक है, दो चीजें पढ़ी थी, सबको पता है, IMFA और IMFR। ठीक है, देखिएगा IMFA क्या होता है और IMFR क्या होता है। IMFA होता है इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, है ना। और हिंदी में बोले तो क्या, अंतर आणविक आकर्षण बल। अंतर आणविक आकर्षण बल। ठीक है, अंतर आणविक आकर्षण बल, है ना। और IMFR का क्या हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज ऑफ रिपल्सन। ठीक है, और हिंदी में बोले तो क्या, अंतराणविक प्रतिकर्षण बल। क्या हो जाएगा भाई, प्रतिकर्षण बल। इतनी बात सबको समझ में आ गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन ठोस द्रव्य गैसों में इसको किस प्रकार से अपन एडजस्ट करेंगे, ठोस द्रव्य गैस किस हिसाब से पढ़ेंगे वो चीजें। तो चलिएगा आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज अपन स्टार्ट करते हैं ठोस से। ठोस इंग्लिश में बोले तो सॉलिड। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिएगा, मेरी बात गौर से सुनिएगा। पहले IMFA और IMFR को ही लेके चलते हैं अपन। IMFA अंतराणविक आकर्षण बल। अब देखिए, ठोस है तो आपको पता है ठोस की स्ट्रक्चर ऐसे ही लिखते हैं अपन। ये क्या अपना ठोस है, सबको पता है, इस टाइप से ठोस की स्ट्रक्चर होती है। अब इसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल देखिएगा। इस ठोस की जो आकृति है, ठोस की जो आकृति है, साइज है, इसके अंदर देखिएगा आपको अंतराणविक आकर्षण बल न के बराबर दिखाई दे रहा है ना। तो IMFA मतलब अंतराणविक आकर्षण बल है वो अधिक होगा। और कितना, बहुत ज्यादा होगा। किससे, प्रतिकर्षण बल से। किसके, प्रतिकर्षण बल से, IMFR। मेरी बात गौर से सुनिए, आकर्षण बल का मान अधिक होता है, मतलब ठोस के अंदर आकर्षण बल, है ना। अणु है, इन अणुओं के मध्य क्या, जैसे मान लीजिए ये दो अणु है, तो इन दोनों अणुओं के मध्य आकर्षण बल है ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का, आकर्षित जानते हो ना अच्छे से, अट्रैक्शन करने का क्या इनके अंदर क्षमता अधिक पाई जाती है, जिससे क्या ये आपस में ठोस बंधों से बंधे रहते हैं ना। तो देखिएगा, इंट्रा इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, है ना, अंतराणविक आकर्षण बल है ना, ये क्या अधिक पाया जाता है प्रतिकर्षण बल से, है ना। तो ठोस का पहला गुण क्या हो जाएगा, पहला गुण हो जाएगा कि भाई क्या, ठोसों के अंदर क्या पाया जाता है, अंतराणविक आकर्षण बल पाया जाता है। अंतराणविक आकर्षण बल, इतनी बात सबको समझ में आई। अब अंतराणविक आकर्षण बल पाया जाता है सबको पता है, पर कौन सा पाया जाएगा, मजबूत। इस एरो का मतलब क्या है, मजबूत, है ना। अंतराणविक आकर्षण बल क्या पाया जाता है, मजबूत पाया जाता है। ठीक है, अब आपको सबको पता है, ये मान लीजिए मार्कर है ना। तो इसकी साइज और शेप, आकार और आकृति दोनों क्या है, सेम है। सबको दिखाई दे रहा है, मार्कर की आकार और आकृति सेम है। बोर्ड है, इसकी भी आकार और आकृति सेम है ना। तो ठोस का क्या होता है भाई, आकार है ना, वो भी निश्चित होता है। ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। फिर बात करते हैं ठोस के तीसरे गुण की। ठीक है, ठोस में घनत्व है ना। तो ठोस का घनत्व भी क्या होता है भाई, निश्चित होता है। ठोस का घनत्व है, निश्चित होता है। ठीक है, ठोस का घनत्व भी क्या होता है, निश्चित होता है। तीन बात समझ में आई।
IMF है क्या पाया जाएगा, अधिक पाया जाएगा, इसके अंदर अंतराणविक आकर्षण बल अधिक पाया जाएगा ठोस में। ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। और क्या, घनत्व भी ठोस का क्या होता है, निश्चित होता है। इतनी बात सबको समझ में आई, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। आगे चौथा पॉइंट देखिएगा। फिर आपको पता है जब एक ठोस है, मान लीजिए ये एक ठोस है और टाइट ठोस है ना, बहुत पक्का है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं पक्को है ना। अब इसको जब अपन उबालेंगे या गर्म करेंगे तो बहुत ज्यादा तापमान की अपन को आवश्यकता पड़ती है ना। तो देखिएगा ठोस का क्वथनांक, ठोस का क्या क्वथनांक और गलनांक, ठोस का क्या क्वथनांक और गलनांक दोनों ही अधिक होते हैं। ठोस का क्वथनांक और गलनांक दोनों ही अधिक होते हैं। और क्वथनांक को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक बिंदु, और गलनांक बिंदु को बोल देते हैं मेल्टिंग पॉइंट। याद रखना इतनी बात। क्या होता है, आकार निश्चित होता है, घनत्व निश्चित होता है, गलनांक और क्वथनांक भी ठोस के क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आई। फिर आगे देखिएगा ठोस का आयतन भी निश्चित होता है। क्या, इसका जो ठोस है इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस का आयतन क्या होता है भाई, निश्चित होता है, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आई। ठोस कंप्लीट हुआ, ठोस के अंदर इतनी ही बातें हैं। अब ठोस के आपको एग्जांपल तो सबको पता है, मार्कर, बोर्ड, ईटीसी वगैरह वगैरह। देखिएगा द्रव्य, सबको पता है द्रव्य कैसा होता है। द्रव्य के अंदर क्या पाया जाता है, सबसे पहली बात बहने का गुण पाया जाता है, बहने का गुण। अब बहना किसे कहते हैं, बारिश का मन पानी आवे जहाँ नदियां का नाला से आ जाए, सब नो ध्यान है। बहने का गुण पाया जाता है द्रव्य में, ठीक है। मतलब कैसे बहता है, एक परत पहले आ गई, उसके ऊपर दूसरी परत आएगी, उसके ऊपर तीसरी परत आएगी, और ये क्या होता जाता है, फैलता जाता है और बहता जाता है, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आई। फिर देखिएगा द्रव्य का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव्य का आकार भी क्या होता है भाई, निश्चित होता है, ठीक है। आकृति भी निश्चित होती है। गलनांक और क्वथनांक थोड़े कम होते हैं, बहुत ज्यादा कम नहीं होते। गलनांक और क्वथनांक थोड़े से कम होते हैं। और किससे, ठोस से। ठोस से गलनांक और क्वथनांक थोड़े से कम होते हैं, ठीक है। फिर देखिएगा गलनांक और क्वथनांक हो गया। आयतन, इनका आयतन भी क्या है भाई, निश्चित होता है। इनका आयतन क्या होता है, द्रव्य का आयतन बिल्कुल निश्चित होता है, ठीक है। ये बात द्रव्य की समझ में आ गई। और द्रव्य का सबसे बेस्ट एग्जांपल अपने पास एक ही है, वाटर, H2। यहाँ तक किसी भाई को कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, सबको समझ में आ गई, ठीक है। आ गया ना। और घनत्व भी क्या होता है, द्रव्य का निश्चित होता है। द्रव्य का घनत्व क्या, निश्चित होता है, ठीक है। आई बात समझ में। आगे देखिएगा अपन बात करते हैं गैस की। किसकी बात करें, गैस की। हाँ, गैस में देखिएगा 3 नंबर, गैस है ना। गैस के अंदर क्या होता है भाई, अंतराणविक आकर्षण बल है ना। अंतराणविक आकर्षण बल क्या, IMFA है ना, क्या होता है, बहुत कम होता है। मतलब गैस के कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। ये बात समझ में आई, पहली बात, ठीक है। तो इसका गलनांक और क्वथनांक भी क्या होगा, कम होगा। बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक क्या होगा, कम होगा। किससे, ठोस और द्रव दोनों से है ना। किससे कम होगा भाई, ठोस से भी कम होगा और द्रव से भी कम होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं किसकी, आयतन। आयतन इसका अनिश्चित होता है। क्या होता है भाई, आयतन इसका अनिश्चित होता है, ठीक है। और आकार भी इसका क्या होता है, अनिश्चित होता है। और ये से तो आपको पता है सबको कौन कौन सी कैसे कैसे होती है। इतनी बात सबको समझ में आ गई, यहाँ तक किसी भाई को कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। चलो आगे के पॉइंट की बात करते हैं। और आगे का अपना जो पॉइंट है वो है प्लाज्मा। क्या, चौथी कंडीशन, चौथी अवस्था किसकी, पदार्थ की, चौथी का। देखिएगा प्लाज्मा की बात करते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा की बात करते हैं तो देखिए पहली बात प्लाज्मा है ना। प्लाज्मा कैसे बनती है, जब गैस होती है ना, गैस है ना, गैस को हाई टेम्परेचर पे, इस एरो का मतलब है टेम्परेचर और इसका मतलब क्या, हाई। जब गैस को हाई टेम्परेचर पे अपन गर्म करते हैं ना, तो क्या बन जाती है वो, प्लाज्मा बन जाती है।
याद रखना, एग्जाम में साफ साफ पूछा जाता है प्लाज्मा कैसे बनती है, मतलब इसको कृत्रिम आर्टिफिशियली बनाया जाता है, इसको आर्टिफिशियली प्लाज्मा को बनाया जाता है। कैसे? जब गैस होती है उसको उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो क्या बनती है? प्लाज्मा बनती है। और कैसे? कृत्रिम रूप से बनती है। ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। और ये प्लाज्मा कहाँ पर पाई जाती है? स्टार्स में पाई जाती है। कहाँ पर? स्टार्स में, मतलब तारों में। प्लाज्मा अवस्था कहाँ पर पाई जाती है? तारों में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पर पाई जाती है? तारों में पाई जाती है। इतनी बात सबको समझ में आई? ठीक है, अब देखिएगा आगे बात करते हैं प्लाज्मा की खोज किसने की, है ना। तो प्लाज्मा की खोज है वो विलियम क्रुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। प्लाज्मा की खोज किसने की? विलियम क्रुक। एग्जाम में साफ साफ पूछा जाता है कि प्लाज्मा की खोज किसने की, तो किसने की थी? प्लाज्मा की खोज विलियम क्रुक ने की थी। किसने की थी भाई? विलियम क्रुक ने। और प्लाज्मा नाम किसने दिया? लैंग्यूमर ने। किसने दिया? लैंग्यूमर ने। प्लाज्मा नाम किसने दिया? लैंग्यूमर ने दिया। ठीक है, और प्लाज्मा की खोज किसने की? डिस्कवर किसने किया? विलियम क्रुक ने किया था। और प्लाज्मा नाम किसने दिया? लैंग्यूमर ने दिया। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए जब गैस होती है ना अपनी गैस, गैस को अपन आयनीकृत करते हैं। गैस को अपन क्या करते हैं? आयनीकृत करते हैं ना। गैस को अपन जब आयनीकृत करते हैं ना तो क्या बनती है? प्लाज्मा बनती है। ठीक है, मतलब उच्च तापमान पे उसको आयनीकृत करना पड़ता है। ठीक है, और जब प्लाज्मा को अपन वापस अनायनीकृत करते हैं ना, अनायनीकृत, है ना, जब वापस अपन इसको क्या करते हैं? प्लाज्मा को वापस अनायनीकृत करते हैं ना तो क्या बनती है? गैस बनती है। इतनी बात समझ में आई? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होगी मेरे हिसाब से, अगर है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, आगे देखिएगा प्लाज्मा, है ना। आपने देखा होगा बहुत सी मूवी वगैरह या ऐसे सीन वगैरह देखे होंगे, या कहीं कोई देवी देवता की मूवी देखी होगी तो आपने देखा होगा कि स्वर्ग होता है ना, स्वर्ग, है ना। स्वर्ग में आपको आदमी जब खड़ा रहता है तो उसका आधा हिस्सा है ना, ये इधर वाला नीचे वाला, ये तो दिखाई नहीं देता है ना, वो बादलों के अंदर घिरा हुआ सा रहता है, और ऊपर का हिस्सा क्या दिखाई देता है ना। देखिएगा वही होता है प्लाज्मा अवस्था, है ना। क्या है? वही जो बादल से दिखाई देते हैं ना आपको, कोहरे के, वो किसके बने होते हैं? प्लाज्मा अवस्था के बने होते हैं। ठीक है, और वो स्वर्ग में जो देवी देवता आधे तो हिस्से से, नीचे से तो दिखाई नहीं देते, ऊपर से दिखाई देते हैं ना, जिसको धुंध या कोहरा भी बोलते हो अपन, है ना, वो क्या होती है? प्लाज्मा अवस्था। ठीक है, इतनी बात किसी को समझ में नहीं आई? सबको समझ में आ गई होगी। आगे करते हैं बीईसी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, पदार्थ की पांचवी अवस्था। पदार्थ की पांचवी अवस्था है जिसका नाम है बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, है ना। ठीक है, तो देखिएगा दो वैज्ञानिकों ने मिलकर इसको खोजा था। एक तो थे सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है, और दूसरे थे वो थे आइंस्टाइन। दो वैज्ञानिकों ने इसे मिलकर खोजा था। कौन कौन थे वो? एक थे सत्येंद्र नाथ बोस और दूसरे थे आइंस्टाइन, है ना। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई। अब एक कण हुआ करता था हिग्स बोसोन, या हिग्स बोसोन कण बोलते हैं जिसको, हिग्स बोसोन, है ना। इस कण को क्या भाई? हिग्स बोसोन है, इसको ईश्वरीय कण बोलते हैं, गॉड पार्टिकल, गॉड पार्टिकल, इसको क्या बोलते हैं? गॉड पार्टिकल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसे ऐसा माना जाता है, गॉड पार्टिकल मतलब ईश्वरीय कण इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसी कण से पूरे ब्रह्मांड की, पूरे यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई है। क्या हुई है? इसी कण से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जाता है। ठीक है ना। जब इस हिग्स बोसोन कण को निम्न तापमान पर, किस पर? निम्न तापमान पर, निम्न तापमान का मतलब कितना? 0 डिग्री केल्विन तापमान, और 0 डिग्री केल्विन तापमान किसके बराबर होता है? 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के। मतलब इस हिग्स बोसोन कण को 0.0 केल्विन तापमान मतलब 273 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जाते हैं ना, तब किसका निर्माण होता है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का निर्माण होता है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई?
क्या है? बीईसी। एक बात फिर से देखिएगा, बीईसी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसको आइंस्टाइन और सत्येंद्र नाथ बोस ने 1924 और 1925 में खोजा था, ठीक है ना। अब देखिएगा 1924 और 25 में खोजा, सबको पता चल गया। बोस आइंस्टाइन और सत्येंद्र नाथ बोस ने एक हिग्सो बोसोन, जिसको बोलते हैं हिग्सो कण बोलते हैं, जिसे ईश्वरीय कण भी बोलते हैं। ईश्वरीय कण क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसी कण से किसकी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। किसकी उत्पत्ति हुई है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। जब इस कण को क्या करते हैं, निम्न तापमान, निम्न तापमान का मतलब क्या, 0 डिग्री केल्विन या 273 डिग्री, 273.15, और कहीं पर लिखा हुआ होता है 273 बुक्स में, है ना। तो 273.15 और दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। एक दिया हुआ होगा आपको एग्जाम में, तो ठीक है। 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब इसको गर्म किया जाता है ना, तो किसका निर्माण होता है? बीईसी का निर्माण होता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलो ठीक है। आज हाँ भाई, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना देखने में, तो एक थम्स अप की अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे करेंगे वो देखिए, मैं थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ। देखिएगा, ये मान लीजिए अपने पास क्या है, एक गैस है, ठीक है, ट्राइंगल में समझेंगे इसको, ठीक है। और ये मान लीजिए अपने पास क्या है, सॉलिड है। ये क्या है अपने पास? सॉलिड है, ठीक है। और ये मान लीजिए अपने पास क्या है, लिक्विड है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे अपन दो दो एरो लेते हैं। क्या गैस से ठोस बन रही है और ठोस से गैस बन रही है, ठोस से द्रव बन रहा है और द्रव से ठोस बन रहा है, ठीक है। फिर गैस से क्या, द्रव बन रहा है, ठीक है, और द्रव से क्या, गैस बन रही है। इतनी बात सबको समझ में आई? अब देखिएगा मेरी बात गौर से, ठोस में बदल जाती है, ठोस सीधा गैस में बदलता है। अब देखिए, जब ठोस गैस में बदलता है ना, तो इस विधि को कहते हैं ऊर्ध्वपातन विधि। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। जब कोई ठोस गैस में बदलता है तो इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। और इसका मतलब, जब कोई ठोस द्रव में गैस में बदलेगा तो कैसे बदलेगा? जब उसे तापमान देना होगा तो क्या होगा, तापमान यहाँ पर अधिक होगा, टेम्परेचर क्या होगा, अधिक होगा। जब अधिक तापमान देंगे ठोस को तो गैस में बदल जाएगा, ठीक है। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल NH4Cl, ठीक है। आई बात समझ में? फिर देखिएगा, ठोस को द्रव में तो क्या करना पड़ेगा, ताप देना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर हाई होना चाहिए। अगर ठोस को थोड़ा गर्म करेंगे ना तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, द्रव में, ठीक है। और इसको बोलते हैं अपन क्या, गलनांक। और ऐसा बिंदु जहां पर ठोस द्रव में पिघलना स्टार्ट हो जाता है उसे बोलते हैं गलनांक बिंदु। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखिएगा, लिक्विड भी ठोस में बदलता है। पानी को अपन फ्रीज में रखते हैं तो वो क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है, ठीक है। तो देखिएगा, जब द्रव है ठोस में बदलता है ना, क्या द्रव है जब ठोस में बदलता है तो मतलब क्या, टेम्परेचर क्या होगा भाई, तापमान क्या होगा, कम होगा। और इसको क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। आ रही है बात समझ में? जब द्रव को ठोस में बदलेंगे तो उस पॉइंट, ऐसा बिंदु जिसमें द्रव ठोस पर बदलना स्टार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखिएगा, जब द्रव को अपन और अधिक उबालते हैं, है ना, तो वो क्या होता है, वाष्पीकरण। ऐसी क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण। जब द्रव को अपन और अधिक उबालते जाएंगे और वो गैस में बदलेगा तो क्या कहलाती है ये क्रिया, वाष्पीकरण कहलाती है। और ये क्रिया किस स्थिति में होती है, जब तापमान क्या हो, अधिक हो। जब क्या हो, तापमान अधिक हो, और तो द्रव द्रव किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। अब देखिएगा, अगर तापमान यही आपस अपन कम कर देते हैं तो क्या बनेगी, गैस। गैस किस में बदल जाएगी, द्रव में। गैस किस में बदल जाएगी, द्रव में। और इसे क्या कहते हैं, संघनन। इसे क्या कहते हैं भाई, संघनन। ये अपना जो डायग्राम था ये था ताप के आधार पर। किसके आधार पर? ये अपना जो डायग्राम था वो था किसके, ताप के आधार पर। किसके आधार पे, ताप के आधार पे।
किसके आधार पे था? टेम्परेचर के आधार पे, ठीक है, टेम्प के आधार पर, टेम्परेचर के आधार पे, ठीक है। ये जो डायग्राम था, किसी को समझ में नहीं आया तो फिर से देखो। गैस क्या सॉलिड में बदलती है ना? सॉलिड जब गैस में बदलता है इस क्रिया को ध्रुवपातन कहते हैं, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल NH4Cl है, और किस पे? अधिक ताप पे ऐसी क्रिया होती है। जब ठोस द्रव में बदलता है ना, और ऐसा बिंदु आता है जहाँ पर ठोस क्या द्रव में बदलना स्टार्ट होता है ना, उसको बोलते हैं क्या? गलनांक बिंदु। और तापमान क्या होता है उस टाइम? अधिक होता है। जब गैस को द्रव को अपन वापस ठंडा करेंगे, जब गर्म किया हुआ उसको वापस ठंडा कर सकते हैं, तो वो फ्रीजिंग पॉइंट पे होता है, और उस फ्रीजिंग पॉइंट को क्या जिस पॉइंट पे होता है ना, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिएगा, द्रव को और अधिक ताप पे उबालते जाएंगे तो वो गैस में बदल जाएगा, और इस क्रिया को क्या कहते हैं अपन? वाष्पीकरण कहते हैं, है ना। और जब गैस वापस लिक्विड में बदलेगी उसे अपन क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। और यह क्रिया किसके आधार पे होती है? कम तापमान पर होती है, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आई? फिर देखिएगा, एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, वो कंप्लीट कर लेते हैं। टॉपिक अपना ये है कि भाई तापमान के आधार पे अपन ने किया था, अभी प्रेशर के आधार पे करते हैं। प्रेशर पे, है ना, तो प्रेशर पे एक ही पॉइंट है, गैस जब गैस को अधिक प्रेशर दिया जाता है, दबा जाता है, तो वो किस में बदल जाती है? लिक्विड में बदल जाती है। हाँ दोस्तों, आज का अपना चैप्टर कंप्लीट। मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं सब पढ़ लिया अपन ने, इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया केमिस्ट्री का, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा ना तो एक थम्स अप मार के जाना, और उस घंटे वाले जो आइकन है ना उसको भी दबा देना। और कल की क्लास अपन करेंगे और भी अच्छी, ठीक है। तो चलिएगा, आज के लिए इतना।